हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए और फिर हम लोग शुरू करते हैं आज की शानदार कक्षा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा जो बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है। बीपीएससी टीआरई में पूछा गया क्वेश्चन है कि सर्दी जुकाम किसके कारण होता है। और बहुत सारे बच्चों ने इसको बैक्टीरिया मार दिया। कैसे मार दिया, क्यों मार दिया है, करते कोई माई बाप नहीं है। सर्दी जुकाम वायरस के कारण होता है, सबको पता है। फंगी के कारण नहीं होता। फंगी के कारण दाद खाद खुजली दिनाय एकजिमा दाद खाद खुजली जो है ये सब होता है फंगी के कारण। बैक्टीरिया के कारण तो बहुत सारा रोग होता है। रोग आप एक दो गो एकदम पूछवे करता है एगो, इसलिए उसको जरूर याद करिएगा। अगला, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है, वायरस के कारण। अब अगर क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड पूछेगा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो वहीं का रेफरेंस लेके ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा मानव रोग जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, बताओ कौन होगा। ऐसा मानव रोग जो विषाणु द्वारा उत्पन्न होता है, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो है H1N1 वायरस द्वारा होता है। H1N1 वायरस द्वारा होता है। H1N1 वायरस द्वारा होता है। और किस रोग का, वायरल डिजीज का चला कोई इलाज नहीं है। H1N1 वायरस से होता है और वायरल डिजीज का कोई इलाज नहीं है। आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा इज द राइट आंसर। अगला, डेंगू, ये सबको पता है। डेंगू जितना भी फीवर है चला वो सब विषाणु जनित है। खाली मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ है। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ है आपका। मलेरिया, मलेरिया जो होता है ये प्रोटोजोआ है। मलेरिया क्या है मेरी जान, प्रोटोजोआ है। मलेरिया प्रोटोजोआ। बताओ तो मलेरिया का वाहक कौन है। मलेरिया का वाहक, मलेरिया का वाहक कौन है। एक होता है वाहक, एक होता है कारक, दोनों अलग अलग है। क्वेश्चन अब पूछेगा तो मामला गड़बड़ाइएगा नहीं। वाहक में है मादा एनोफ्लीस, मादा एनोफ्लीस होगा की प्लाज्मोडियम होगा, जल्दी बताओ। प्लाज्मोडियम होगा, प्लाज्मोडियम होगा। जल्दी बता आंसर क्या हो जाएगा, मादा एनोफ्लीस हो जाएगा कि प्लाज्मोडियम हो जाएगा। जल्दी बता। मलेरिया का वाहक कौन है, वाहक जो ले जाता है रोग को एक जगह से दूसरे जगह, और कारक जिससे होता है। जल्दी बता व्हाट इज द आंसर। मलेरिया का वाहक कौन है, व्हाट इज द आंसर। मलेरिया का वाहक कौन है, मादा एनोफ्लीस है। मलेरिया का वाहक कौन है मेरी जान, मादा एनोफ्लीस है या प्लाज्मोडियम है। मादा एनोफ्लीस है या प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का वाहक जो है वो कौन है, मादा एनोफ्लीस है या प्लाज्मोडियम है, व्हाट इज द आंसर। वाहक चला मादा एनोफ्लीस है और कारक प्लाज्मोडियम है। कारक जो है ना प्लाज्मोडियम है, वाहक तो मादा एनोफ्लीज मच्छर है जो एक जगह दूसरे जगह ले जाता है, जो एक जगह से दूसरे जगह क्या करता है, ले जाता है। अब देखो ई क्वेश्चन का भी आंसर बहुत सारे बच्चों ने गलत मारा था, जो आपके सामने है, गौर फरमाइएगा। इसका बहुत सारा क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो आगे आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है गौर फरमाइएगा, फिर हम लोग इसका उपचार करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कान के ड्रम के कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होते हैं। तो ये कान के ड्रम में जो कंपन होता है ये किसके कारण होता है। हम मोटा गए हैं, आज डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हम मोटा गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम अब इस पर वर्कआउट कर रहे हैं, एक आध महीना में पतले हो जाएंगे। बताओ आंसर। कान के ड्रम में कंपनी 15 मार्च 2024 का क्वेश्चन है बीपीएससी टीआरई 3.0 का, जो कैंसिल हुआ है। कान के ड्रम में जो कंपन है वो बहुत सारे बच्चों ने विद्युत चुंबकीय तरंग मार दिया, ये ध्वनि तरंग होगा। ध्वनि तरंग होगा। ध्वनि तरंग का जो जो गुण हम लिख रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है हवा में, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है हवा में। इसका ये ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है,
माध्यम की आवश्यकता है। ध्वनि तरंग के लिए किसकी आवश्यकता है मेरी जान? ध्वनि तरंग के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये निर्वात में नहीं गमन करेगी। निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। निर्वात में इसका वेग 0 होता है। दाब पर निर्भर नहीं करता है, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता, दाब पर निर्भर नहीं करता। ये क्वेश्चन चला फिक्स है, तुमको पूछेगा एक और लाइन अगर पूछेगा, जो पूछेगा क्या पूछा था आपको बीपीएससी टीआरई 1 में, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की जो ध्वनि है इसको हम लोग कहते हैं श्रव्य ध्वनि। मनुष्य के लिए श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और 20 हर्ज से कम की जो ध्वनि है इसको हम लोग कहते हैं अवश्रव्य ध्वनि। कौन ध्वनि कहते हैं? अवश्रव्य ध्वनि। या 20,000 हर्ज से जो अधिक की ध्वनि है इसको हम लोग कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। 20 से 20,000 हर्ज की ध्वनि श्रव्य ध्वनि है, 20 हर्ज से कम की ध्वनि अवश्रव्य। ये बीपीएससी टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है। 20 हर्ज से कम होगा अवश्रव्य ध्वनि, 20 से 20,000 हर्ज की ध्वनि श्रव्य ध्वनि, 20,000 हर्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि। नमस्कार मौसम रॉय जी, आप प्रणाम सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा तभी हम अच्छा आपको पढ़ा पाएंगे। ध्वनि तरंग के बारे में इतना क्वेश्चन तुमको पूछेगा। ये टीआरई 1.0 में यहां से क्वेश्चन था। 20 हर्ज को यहां पर 20 किलो हर्ज भी लिखते हैं, क्योंकि 3 गो जीरो के बदले किलो हम लिख सकते हैं। इस सबके लिए ये क्लास से चला। ध्वनि तरंग कैसा है? अनुदैर्ध्य हवा में, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में गमन नहीं करेगा, दाब पर निर्भर नहीं करेगा। और ध्वनि तरंग 20 हर्ज से कम होगा अवश्रव्य होगा, 20 से 20,000 हर्ज तक श्रव्य होगा, 20,000 हर्ज से अधिक होगा पराश्रव्य होगा। प्रकाश तरंग की बात करोगे, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है और इसका वेग 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है। प्रकाश तरंग की अगर बात करोगे तो रोमर ने इसका पता लगाया था 3 गुना 10 पर पावर 8। न्यूटन के अनुसार प्रकाश जो है, न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण है और हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। अब दोनों मर गया तो प्रकाश जो है कण भी है और तरंग भी है। विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज पूछेगा तो मार दीजिएगा मैक्सवेल। विद्युत, इससे ये जो लिख रहे हैं ऐसा नहीं कि हम बोर्ड जबरदस्ती भर के तरह दिखा रहे हैं कि भैया देखो हम बोर्ड भर के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है। इस सब जो क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको दे रहे हैं। कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने। 20 हर्ज से कम होगा अवश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ज तक श्रव्य, 20,000 हर्ज से अधिक होगा तो पराश्रव्य। पराश्रव्य ध्वनि जो है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा उत्पन्न होता है, दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य हवा में माध्यम पर रहेगा तभी गमन करेगा, निर्वात में गमन नहीं करेगा, दाब पर निर्भर नहीं करता है। अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। न्यूटन के अनुसार कण है, हाइजेन के अनुसार प्रकाश तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का खोज कौन किया था? मैक्सवेल ने किया था। किसने किया था दोस्त? मैक्सवेल ने किया था। जल्दी लिख, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 का भी क्वेश्चन है, आइए 1 का भी क्वेश्चन है। यहां से आप पलट के देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। मेरी जिंदगी है हाँ। अगला क्वेश्चन सोनार देख लो। चला, सोनार जो होता है क्या मामला है इसका? ये देखो, सब तरंग का अपना अपना यूज है। पराश्रव्य तरंग का यूज होता है सोनार में। सोनार होता है वो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग सिस्टम। ये पानी में चीजों को खोजने के लिए प्रयोग करते हैं और रेडार हवा में चीजों को खोजने के लिए प्रयोग करते हैं। इसकी ध्वनि 20,000 एनसीईआरटी का है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। इसकी ध्वनि जो है मेरी जान कितना हर्ज से अधिक है? इसकी ध्वनि 20,000 हर्ज से अधिक है। 20,000 हर्ज से क्या है? अधिक है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड की बात करें, अल्ट्रासाउंड को हम लोग दाब वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव ना, दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न करते हैं। दाब वैद्युत प्रभाव के द्वारा उत्पन्न करते हैं। और अवश्रव्य ध्वनि जो होती है, चला हृदय की ध्वनि जो 20 हर्ज से कम है, हृदय की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, या हृदय की ध्वनि हो गई, भूकंप की ध्वनि हो गई। उसके बाद आ जाओ तुम
कुत्ता, बिल्ली, सांप, ये सब सुन सकता है। अब श्रव्य तरंग को रेडियो तरंग रेडार में यूज करते हैं। रेडार का काम क्या है चला? रेडार का काम है जमीन पर चीजों को खोजना, जमीन पर चीजों को खोजना। श्रव्य तरंग सबको पता है, ये मनुष्य के लिए होता है 20 हर्ज से लेकर अब 20,000 हर्ज के बीच। ये नहीं है चला कि हमको बोर्ड भर देना है, बोर्ड नहीं भरना है, ये काम हमरा नहीं करना है, हम तोरा वो सब पढ़ा देंगे जो तुम्हारे लिए जरूरी है। ये क्वेश्चन हम आपको देते हैं, सोनार या रेडार किस सिद्धांत पर काम करता है? सोनार या, नॉलेज भी आपका बढ़ जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। सोनार या रेडार किस सिद्धांत पर काम करते हैं दोस्त मेरे? एक ऑप्शन है परावर्तन, एक ऑप्शन है परावर्तन और दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन, सोनार और रेडार किस सिद्धांत पर काम करते हैं? एक ऑप्शन है परावर्तन और दूसरा ऑप्शन है अपवर्तन। सोनार और रेडार किस सिद्धांत पर काम करते हैं? परावर्तन की अपवर्तन? व्हाट इज द आंसर? सोनार और रेडार किस सिद्धांत पर काम करते हैं? जल्दी बता, परावर्तन के सिद्धांत पर या अपवर्तन के सिद्धांत पर? किस सिद्धांत पर काम करते हैं सोनार या रेडार? सोनार या रेडार दोनों बताओ किस सिद्धांत पर काम करते हैं? दोनों परावर्तन पर। वो अलग बात है कि सोनार में अल्ट्रासाउंड यूज करते हैं और रेडार में रेडियो तरंग यूज करते हैं। अगला, श्रव्य तरंग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच, पराश्रव्य तरंग अल्ट्रासाउंड होता है। अगला देखो एनसीईआरटी में कई सवाल है, ये एनसीईआरटी से चला सब सवाल है इसीलिए पूछता है तुमको, ये नहीं समझना। बीपीएससी जब भी पूछेगा, ये अतुल प्रसाद जी ने क्लियर किया था जो इससे पहले बीपीएससी के हेड थे कि हम भैया एनसीईआरटी पे फोकस रखेंगे। अब देखो कहता है ध्वनि का तारत्व, ध्वनि के लक्षण 3 हैं। ध्वनि के लक्षण जो हैं, ध्वनि के लक्षण जो हैं वो 3 हैं। एक है तीव्रता, एक है तीव्रता, दूसरा है तारत्व और तीसरा है गुणता। ये 3 लक्षण हैं ध्वनि के। तीव्रता निर्भर करता है आयाम पर, तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर और गुणता निर्भर करता है अधिस्वर पर और आयाम के कारण जो है धीमा या प्रबल सुनाई पड़ता है, यानी कम दूर या ज्यादा दूर जाता है। आवृत्ति के कारण जो है मोटा या पतला सुनाई देता है, मोटा या पतला। दोनों अगर समान हो तब जब अंतर होगा तो इसके कारण होगा। जैसे गायक के आवाज में अंतर हो गया, वाद्य यंत्र के आवाज में अंतर हो गया, परिचित के आवाज में अंतर हो गया। ये सब होता है गुणता के कारण। देखो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, एक क्वेश्चन यहां से एकदम बनता ही बनता है, अभी तक नहीं पूछा है, इस बार पूछेगा, क्योंकि इससे पहले 20 हर्ट्ज से कम वाला अवसर पराश्रव्य से क्वेश्चन पूछा, उसके बाद तुमको पूछ दिया वो इससे पहले जो अभी हम क्वेश्चन दिखाए थे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन बचा है वो यही है। पेपर लीक करवा दिया अतुल बाबू ने सेटिंग से, ई कौन सा कमेंट्स कर रहा है? इस सब पर चला अभी कोई बात नहीं करना है, इधर आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। ध्वनि के लक्षण 3 है, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता आयाम पर निर्भर करता है, तारत्व आवृत्ति पर, गुणता अधिस्वर पर। तीव्रता आयाम पर यह धीमा और प्रबल तीव्रता के कारण, तारत्व आवृत्ति पर मोटा या पतला होता है तारत्व पर। तब कहता है ध्वनि का तारत्व ज्ञात किया जाता है, तो जब ये तारत्व की बात किया करेगा मतलब आवृत्ति पर, ये लेकिन चला उल्टा हो जाता है। सर आपकी पढ़ाई ने मुझे बहुत सिखा दिया, कर्जदार हूं उस खुदा का जिसने आपसे मिला दिया। हा, क्या बात है। देखो इसमें चला लेकिन झोल होगा कि तीव्रता किस पर निर्भर करता है। यहां तुम देखो आयाम भी है आवृत्ति भी है, तुम इसको याद करके जाओगे तीव्रता आयाम पर तारत्व आवृत्ति पर, तीव्रता आयाम पर तारत्व आवृत्ति पर, उल्टा हो जाएगा। इसको चला आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, तीव्रता जो है, तीव्रता और तारत्व को क्या कीजिएगा, ये चला अभी से एग्जाम तक में जो भी बच्चा रेगुलर, अभी तो हम इस सप्ताह के लिए क्लास को रखे हैं, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से फिर देखेंगे, तो क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है, एक भी नहीं, एकदम इसकी 100% की गारंटी है। तीव्रता जो है चला देखो इसमें ती है, एगो आवृत्ति पर निर्भर करता है
एगो आयाम पर निर्भर करता है, समझ लो थोड़ा सा। जैसे एगो आयाम पर एगो आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो यहाँ ती उल्टा होता है, इसमें ती है ना, तो यहाँ ती होगा, यहाँ ती होगा तो यहाँ ती होगा। ती देखो इन दोनों में केकरा में, आवृत्ति में, तो यहाँ आवृत्ति हो जाएगा, यहाँ आवृत्ति होगा। इसको हम कहते हैं ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। और तारत्व जो है वो किस पर निर्भर करेगा, आयाम पर। देख लो चला, ती उल्टा होगा, और तारत्व तब किस पर निर्भर करेगा, आयाम पर। याद रखिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ती उल्टा होगा, ती उल्टा होगा। तीव्रता आवृत्ति पर निर्भर करता है, तारत्व आयाम पर। एनसीईआरटी का छुच्छा क्वेश्चन है, एकदम छुच्छा, 100%। अच्छा बताओ चला, ध्वनि का वेग के लिए अगर क्वेश्चन दे दे, ध्वनि का वेग के लिए अगर क्वेश्चन दे दे, तुमको एक ऑप्शन दे दे 332 मीटर पर सेकेंड, और दोस्त मेरे एक ऑप्शन दे दे तुमको 331 मीटर पर सेकेंड, क्या मारिएगा जल्दी से बता दीजिए। एक ऑप्शन 332 मीटर पर सेकेंड है, एगो दे दे 331 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द आंसर? मेरी जिंदगी है। जो कंटेंट दे रहे हैं उसको नोट कर लो, उतना से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। जल्दी बता। आंसर क्या हो जाएगा, 331, 331, 332, 331 नहीं रहेगा तब 332 मारना। देखो बीपीएससी टीआरई का ही क्वेश्चन है, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, बता जल्दी से। कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है? देखो मछली के लिए अगर पूछे तो मछली का तेल अगर पूछे तो विटामिन ए, लेकिन वही अगर कॉड लीवर में पूछ दे, मछली के कॉड लीवर में अगर पूछ देना तो मारना डी। याद रखिएगा, यही दो क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछेगा तो। मछली के तेल में विटामिन ए, अब मछली के कॉड लीवर में पूछेगा विटामिन डी। मार आंसर सरिया के, मछली का तेल इज द राइट आंसर। चीनी में तो कार्बोहाइड्रेट होगा, केला में भी चला कार्बोहाइड्रेट होगा। बता, मछली का तेल पूछेगा विटामिन ए, अब मछली के कॉड लीवर में पूछेगा विटामिन डी। मछली का तेल पूछेगा विटामिन ए, और मछली के कॉड लीवर में पूछेगा तो विटामिन डी। मछली का तेल विटामिन ए, मछली के कॉड लीवर में पूछेगा तो विटामिन डी। तेरी गलियां गलियां तेरी ननियां। कॉड लीवर देख लो, बीपीएससी में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? हम बोले ना, यही क्वेश्चन जब भी रहेगा चला, इर्द गिर्द का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जल्दी बता, विटामिन डी इज द राइट आंसर। अब बता, सपना के लिए, सपना याद रखने के लिए, सपना याद रहे उसके लिए कौन विटामिन? जल्दी बता। B1, दूसरा B2, तीसरा B5 और चौथा B6। जल्दी बता, सपना अधिक समय तक याद रहे इसके लिए कौन विटामिन? ले, ये तो सब पता होगा, गाजर में विटामिन ए वगैरह वगैरह ये सबको पता होगा। मछली आप पूरा खाते हैं ना। कौन कौन वेजिटेरियन है कृपया एक टाइप करें। कौन कौन वेजिटेरियन है, कौन कौन नॉन वेजिटेरियन है कृपया 2 टाइप करें। P6 इज द राइट आंसर। आजा, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग कैसा होता है? देखो कुछ रंग बीपीएससी टीआरई में पूछ दिया है, आई चला, पूछना नहीं चाहिए था लेकिन देखो क्वेश्चन थोड़ा सा डेप्थ में चला गया और पूछ भी दिया। सिल्वर ब्रोमाइड का जो रंग होता है ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। और अगर पूछेगा तो बेरियम सल्फेट का रंग पूछेगा। बेरियम सल्फेट का रंग जो होता है वो सफेद होता है। और अगर और पूछेगा तो लेड आयोडाइड पूछेगा, इसका भी रंग पीला होता है। जल्दी से लिख लो, ये 3 गो पूछेगा, एगो पूछा है 2 गो पूछ सकता है। करंट अफेयर्स 7 बजे से चला, 7:10 अभी से एग्जाम तक फॉलो कीजिए, सारा करंट अफेयर्स पढ़ा दिया जाएगा। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हल्का पीला रंग हो जाएगा, बेरियम सल्फेट सफेद रंग हो जाएगा, लेड आयोडाइड पीला रंग हो जाएगा। ये सब अवक्षेप है जो रक्त जल में अघुलनशील है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? हल्का पीला है नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आंसर बता क्या होगा? E फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। जल्दी लिख, सिल्वर ब्रोमाइड हल्का पीला रंग, बेरियम सल्फेट सफेद रंग, लेड आयोडाइड, और ये सब अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है।
अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण है। अवक्षेपण अभिक्रिया में जो अवक्षेप बनता है वो जल में अघुलनशील होता है। अवक्षेपण अभिक्रिया का जो अवक्षेप बनता है वो जल में क्या होता है, अघुलनशील होता है। जल्दी लिख। एगो तुमको बीपीएससी टीआरई में दोस्त पूछा है 15 मार्च को, अब बाकी हम 2 लिख दिए हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड, रंग से रिलेटेड कौन क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। देखो हमारा सेटिंग ही ऐसा है चला जी कि अब एनसीईआरटी में रंग से रिलेटेड कौन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। बताइए जल्दी से, एनसीईआरटी में रंग से रिलेटेड कौन क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ, इसीलिए वहां रंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है कि आतिशबाजी में प्रदर्शन दिखाई देने वाला हरा रंग कौन सा रंग देगा। हरा रंग जो होगा वो क्या देगा, जल्दी बता। हरा रंग जल्दी से बता दो क्या दे देगा, जल्दी बता। हरा रंग क्या दे देगा, बेरियम। बेरियम हरा रंग दे देगा। जल्दी बता, बेरियम कौन रंग दे देगा, हरा रंग दे देगा। और अगर हम बात करें चला स्ट्रोंशियम सल्फेट की तो वो लाल देगा। स्ट्रोंशियम की अगर हम बात करें या स्ट्रोंशियम सल्फेट की तो वो कौन रंग देगा, लाल रंग दे देगा। सोडियम की बात करोगे तो ये पीला रंग दे देगा। सोडियम की बात करोगे तो कैसा रंग दे देगा, पीला रंग दे देगा। जल्दी से लिख, सोडियम कौन रंग दे देगा, पीला रंग दे देगा। जल्दी लिख। ताम्र लवण की अगर हम बात करें, ताम्र लवण की, ताम्र लवण का बात करें तो ताम्र लवण कैसा रंग देगा, जल्दी बता। ताम्र लवण कौन सा रंग देगा, ताम्र लवण जो होगा वो कौन सा रंग देगा, जल्दी बता। ताम्र लवण जो होगा, हाँ कॉल करते हैं, ताम्र लवण जो होगा वो चला नीला रंग देगा। एक और देखो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन तुमको पूछेगा, जो इस बार पूछा था, अभी बिहार दरोगा में भी पूछा था और आपको तो 100% पूछ सकता है, सिल्वर सल्फाइड का रंग कैसा होता है। हम तो चला अगर पूरा चिट्ठा खोल के रख देंगे, काला या हाइड्रोजन सल्फाइड या कॉपर ऑक्साइड का जो रंग होता है ये हरा होता है। अब बोलो इस सिल्वर पर जो बहुत दिनों तक रख दोगे तो काले कलर की परत सिल्वर सल्फाइड के कारण जमती है और हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा। कॉपर का रंग जो हरा होता है, ये भी इस बार बिहार दरोगा में पूछा था कि कॉपर ऑक्साइड किसके कारण हरा रंग देता है, तो सिल्वर सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड के कारण कॉपर हरा रंग देता है और सिल्वर सल्फाइड के कारण सिल्वर जो है काला रंग देता है। जल्दी से लिख लो, रंग का कहानी है खत्म। इससे बेरियम सल्फेट कैसा रंग देगा, सफेद रंग देगा। लेड आयोडाइड कैसा रंग देगा, पीला रंग देगा, अभी पीछे लिखाए थे हम। सिल्वर सल्फाइड कैसा रंग देगा, काला रंग देगा। हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड कैसा रंग देगा, हरा रंग देगा। सिल्वर ब्रोमाइड कैसा रंग देगा, हल्का पीला रंग देगा। स्ट्रोंशियम कैसा रंग देगा, लाल रंग देगा। सोडियम कैसा रंग देगा, पीला रंग देगा। ताम्र लवण कैसा रंग देगा, नीला रंग देगा। और हरा रंग किससे मिलेगा, बेरियम से मिलेगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाए तो जे तुम कह दो क्या, सोनू कुमार जी ऐसे नहीं कीजिए। जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए व्हाट इज द आंसर। सिल्वर सल्फाइड कैसा रंग देगा, काला। हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड हरा रंग देगा। ताम्र लवण नीला रंग देगा। बेरियम जो होगा वो कैसा रंग दे देगा मेरे दोस्त, हरा रंग दे देगा। सोडियम पीला रंग दे देगा। स्ट्रोंशियम लाल रंग दे देगा। तेरी आशिकी, एकरा से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चांदी का रंग काला होता है सिल्वर सल्फाइड के कारण, हाइड्रोजन सल्फाइड और कॉपर ऑक्साइड के कारण हरा रंग होता है। अभी तुरंत बताए थे, बताओ तो, चलो याद अगर तो रहा है, अभी तुरंत पिछला स्लाइड में बताए हैं, जल्दी बता। बेरियम सल्फेट का रंग, बेरियम सल्फेट का रंग जल्दी बता। पीला आकि सफेद। हम हमेशा बच्चों को बताते हैं, बाबू रे पढ़ लो, ये रंग वंग का जो है ना इतने चक्कर है, इतना पढ़ लोगे तो और काम हो जाएगा। आपके बहुत बड़े फैन हैं जी, एसके झा फैन, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलो कलर का पूरा लिस्ट दे दें, यही ना, ये लोग कलर का पूरा लिस्ट लिखा देते हैं, इसका आंसर सफेद हो जाएगा। लो हम पूरा लिस्ट लिख लेते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ले लो, इसका रंग भूरा हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है, ये लो लिख दिए। उसके बाद ले लो बेरियम सल्फेट BaSO4, इसका रंग जो होता है सफेद होता है।
बेरियम सल्फेट का जो रंग होता है ये सफेद होता है। उसके बाद ले लो लेड आयोडाइड PbI2, इसका रंग जो होता है ये पीला होता है। उसके बाद तुम ले लो सोडियम, सोडियम इसका भी रंग कैसा होता है, पीला होता है। उसके बाद यहां से ले लो तुम क्या, बेरियम, बेरियम 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 का रंग कैसा होता है मेरी जान, बेरियम का रंग जो होता है वो कैसा होता है, बेरियम का रंग आपका एक क्वेश्चन है, बेरियम का रंग कैसा होता है, यहां से देख लो हरा रंग का होता है, इरट्टा मारना पड़ेगा चला। उसके बाद स्ट्रोंसियम का रंग जो होता है, स्ट्रोंसियम, बेरियम का रंग चला नीला भी होता है, इसलिए जो वैसे क्वेश्चन आपका यही पूछता है तो यही मारिए। स्ट्रोंसियम का रंग जो होता है वो लाल होता है। और अगर हम बात करें सिल्वर सल्फाइड Ag2S का रंग कैसा होता है, काला होता है। और अगर हम बात करें H2S का और कॉपर ऑक्साइड का रंग अगर बात करें तो हरा होता है। इससे बाहर रंग चला जाए तो जे तू कह दो। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऑलरेडी मार्केट में है दोस्त, ऐसे नहीं बोलो। 6 to 10 का सॉल्यूशन है, उपलब्ध है। जीपीएससी 1 to 5, अरे भाई इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो जे तू कह दो, इससे बाहर क्वेश्चन चला जाए तो जे तू कह दो। क्या बात कर रहा है तुम दोस्त, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा रे भाई, काहे तुम टेंशन ले रही है। जल्दी बता, अमोनिया का एक अणु कौन सा है, यह जल में अविलय है, यह गंधहीन गैस है, यह पिट गैस होता है, बताओ जल्दी से क्या होगा। इसके जलीय विलयन लाल लिटमस को, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी। अमोनिया जो है ना दोस्त मेरे, ये अमोनिया के बारे में जान लो, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है NH4OH, और NH4OH क्षार है। और क्षार के बारे में तुम जानता होगा BRB, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो देख लो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये मछली में गंध जो होता है, मछली में गंध इसी के कारण होता है। मूत्र में जो गंध होता है वो भी इसी के कारण होता है, मूत्र में गंध जो होता है वो भी इसी के कारण होता है। और कहते हैं अमोनिया की अगर हम बात करें तो ये BRB होता है, इसके जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। किसको नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला करता है। क्यों, क्योंकि अमोनिया से अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोक्साइड यानी OH है, इसलिए क्षार है। आपको पता होगा जो H+ देगा वो क्या होगा, अम्ल है, और जो OH- देगा वो क्षार है, जो OH- देगा वो क्या है, क्षार है। H+ देगा वो अम्ल है, OH- देगा वो क्या है, क्षार है। अब देखो तो जल्दी से बता दो, इसके जलीय विलयन BRB, क्षार जो है लाल लिटमस को नीला करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा, D for डॉग इज द राइट आंसर। ये मछली में गंध इसी के कारण होता है, मूत्र में गंध इसी के कारण होता है, मूत्र में गंध इसी के कारण होता है। अरे लिस्ट तो दे दिए भाई दीपक जी, लिस्ट तो दे दिए पूरा का पूरा। और H+ अम्ल है, OH- जो देगा वो क्या है, क्षार है। तो अब जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, D for डॉग। ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये एनसीईआरटी का इससे रिलेटेड सवाल है। कल CSK हार गया, हारने दो, चुट्टा हो गया है लो। मूत्र में गंध जो होता है, मछली में गंध इसी के कारण होता है। कोई बात नहीं, चला हम CSK का सपोर्टर हैं, लेकिन हार गया, हार गया तो हार गया। हार जीत लगी रहती है जीवन में, चला उठेगा वो फिर से दहाड़ेगा, फिर हार जाएगा, फिर अगला बार देखेंगे। हम लोगों ने बहुत सारा IPL का फाइनल जीता है, एकदम टेंशन नहीं लेना है। प्रकृति में मुक्त दशा में पाई जाने वाला, तो मुक्त दशा में मतलब जो प्रकृति में अभिक्रिया ना करे। देख लो BPSC तैयारी 15 मार्च, प्रकृति में अभिक्रिया ना करे, अभिक्रिया ना करे। बताओ गोल्ड जो है तुम जो पहनता है दोस्त, वो प्रकृति से अभिक्रिया करता है क्या, प्रकृति में अभिक्रिया ना करे, प्रकृति में अभिक्रिया ना करे। बताओ गोल्ड जो है प्रकृति में अभिक्रिया करता है क्या, व्हाट इज द आंसर। सोना की तांबा, तांबा पर तो हरे रंग का परत जम जाता है, गोल्ड और प्लेटिनम। ये देख लो, ये चांदी भी आप कह सकते हो, ये जल्दी अभिक्रिया नहीं रहता, ये मुक्त रूप में पाया जाता है, ये मुक्त रूप में पाया जाता है, क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील है, मुक्त रूप में पाया जाता, क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि 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 सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि सबसे कम अभिक्रियाशील है, क्योंकि ये सबसे कम क्या है, अभिक्रियाशील है।
तांबा पर अभी तुरंत आए थे हम। तांबा पर जो है सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड बोलिए, H2S बोलिए, या कॉपर ऑक्साइड का परत जम जाता है जो हरे रंग का होता है। और मैग्नीशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। सोडियम, मैग्नीशियम ये सब जो है चला अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है। हाँ आंसर गोल्ड, प्लेटिनम और चांदी ये मुक्त अवस्था में पाया जाता है क्योंकि ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। बताओ सबसे अधिक अधात वर्धनीयता किसकी होती है? अधात वर्धनीयता मतलब पीट कर चादर बनाने का गुण, सोना का कि चांदी का? एकदम सिंपल क्वेश्चन लेकिन खूब पूछता है। अधात वर्धनीयता और तन्यता सबसे ज्यादा गरीबों के भगवान एसके झा। अरे यार ये सब क्या फालतू कमेंट्स करता है, फालतू टीम सीएसके। अच्छा कोई बात नहीं भाई, सब आदमी अलग अलग टीम के सपोर्टर्स हैं, हम गरीब आदमी हैं सीएसके के सपोर्टर हैं। हम साइंस से भाग रहे थे, आपका 499 का साइंस लिए प्यार हो गया, दिन भर इंतजार रहता है आपका। आए हाय हाय क्या बात है। देखो बताओ कौन सबसे लंबा तार और सबसे लंबा चादर बना सकता है सोना को? एकदम याद रखना चला, एकदम ही पूछवे करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एनसीईआरटी से इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एनसीईआरटी का, वो आपकी सेवा में उपलब्ध है कि संगमरमर का संक्षारण का कारण क्या है? एकदम चला, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अम्ल वर्षा, अम्ल वर्षा। कोहरा जो है ये पूछता है, चला याद रखना, ये गैस में द्रव का मिश्रण है, गैस में द्रव का मिश्रण है। और CFC तो कुछ नहीं है, धुआं, ये धुआं याद रखिएगा, गैस में ठोस का मिश्रण। ये क्वेश्चन यहां से ये करेगा, जैसे शरबत बनाते हैं ना तो पानी में चीनी डालते हैं, ज्यादा में कम डालते हैं। तो देखो कोहरा में गैस ज्यादा होता है, द्रव की बूंदे कम होती है, तो गैस में द्रव है, गैस में द्रव है। आपकी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती है, इतना ने हमरा चढ़ाओ। ई चला जो धुएं के कण है, धुएं के कण गैस में ठोस है। धुआं का कण देखो गैस उसमें ज्यादा होता है, ठोस के कण, राख के कण छोटे छोटे होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना पानी में चीनी डालते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा होता है चीनी कम होता है। ई चला ये जो गैस में द्रव है, इसमें कौन कौन आता है? इसमें कोहरा आता है, धुंध आता है, इसमें कुहासा आता है, ये सब आता है। कोहरा, धुंध, कुहासा ये सब गैस में द्रव है। ये सब गैस में क्या है चला? द्रव है। मैथ का क्लास चला यूट्यूब पे 10:30 बजे रात में होता है। आप विश्वास कीजिए अगर आप मैथ रेगुलर कर लेते हैं 100% आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 में दिक्कत नहीं रहेगी। उतने अच्छे टीचर हम लगा दिए हैं। एक बार आप करके देखिए, आपको मजा ना आए तो कहना। जल्दी बताओ। कोहरा, कोहरा गैस में द्रव का मिश्रण है, धुंध भी गैस में द्रव का। लेकिन अगर हम बात करें धुएं का तो ये गैस में ठोस है, क्योंकि उसमें ठोस के कण होते हैं। गैस में ठोस है, गैस में ठोस जो है वो कोहरा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और इस क्लास से रिलेटेड अगर चला आप सेम टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं कि सर ने जो हमको बताया इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरा बन रहा है कि नहीं, सामने पिन किया हुआ एक लिंक, उस पर क्लिक कीजिएगा, एक क्विज आपको मिलेगा, आज के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेगा वहां। मान लो आज हमने कोई क्वेश्चन पढ़ाया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहां मिलेगा, जो सामने आपको ये दिख रहा है यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आज के सेट से रिलेटेड जितना आगे पीछे का क्वेश्चन है सब आप 5 मिनट में मार सकते हैं अगर आपके पास समय हो तो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहने रहा है ने आ जाओ। एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से ही चला क्वेश्चन पूछे रहा है, बेस वही है, अभी तुरंत हम बताए थे। भूकंप तरंग, प्रघाती तरंग किस प्रकार की तरंग है? सबको पता है भूकंप तरंग हम लोग सुन नहीं पाते हैं। 20 हर्ज से कम की ध्वनि, आप 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि, 20,000 हर्ज से अधिक की ध्वनि, इधर की ध्वनि को हम लोग पराश्रव्य कहते हैं। अब मेरी जान, ईद आपका बीपीएससी टीआरई 1.0 का क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। और यहां से यहां तक की ध्वनि को हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं, और जो मनुष्य सुनता है, और 20 हर्ज से कम की ध्वनि को अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं, अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं, अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं, अब श्रव्य ध्वनि कहते हैं। जो 20 हर्ज से कम है, 20,000 से हर्ज से अधिक का पराश्रव्य है। और आपको पता होना चाहिए
दोस्त मेरे, कि हृदय की ध्वनि, हृदय की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, भूकंप की ध्वनि, ये सब अपश्रव्य में आता है। और इधर जो चमगादड़ वगैरह सुनता है, चमगादड़, चमगादड़ और डॉल्फिन वगैरह जो सुनता है, ये सब चला चमगादड़ और डॉल्फिन वगैरह जो सुनता है, ये सब जो है पराश्रव्य सुनता है। हम लोग जो सुनते हैं श्रव्य सुनते हैं। आंसर बता दो, जल्दी बता आंसर। लिंक ऊपर चैट बॉक्स में देखिए, ऊपर में दिया हुआ है। आंसर बता दो क्या होगा। बी नंबर, अपश्रव्य ध्वनि। भूकंप की ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं क्या? लेकिन कुत्ता सुन लेता, कुत्ता बिल्ली सब सुन लेता है मेरी जान। भूकंप की ध्वनि जब भी होगी चला 20 हर्ट्ज से कम होगी, हम लोग नहीं सुन सकते हृदय और भूकंप की ध्वनि। 20 से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि श्रव्य ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से अधिक पराश्रव्य ध्वनि। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये। आजा मेरी जाने मोहब्बत, आंसर बता जा हमर चलवा को। एनसीईआरटी है तो का हो गया, एनसीईआरटी है तो का हो गया, चलवा हमर बनाएगा कि एनसीईआरटी है तो का हो गया। क्वेश्चन कह रहा है मेरी जाने मोहब्बत कि निम्नलिखित में उसके अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि इधर वाला जो तत्व होगा वो धातु होगा, और इधर वाला जो तत्व होगा वो अधातु होगा। तो अधात्विक गुण के बढ़ते क्रम में मतलब इधर वाले का अधात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा और इधर वाले का अधात्विक गुण सबसे कम होगा। तो अब बता दो, लिथियम यहां है, लिथियम H1He2Li3, Li3 हो गया। उसके बाद आ जाइए आप B4, B4, उसके बाद कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 8 हो गया, फ्लोरीन 9 हो गया। देख लो यही ऑर्डर हो जाएगा, यही ऑर्डर हो जाएगा। इधर वाला सबसे ज्यादा अधात्विक गुण रखेगा, इधर वाला सबसे कम अधात्विक गुण, इधर वाला सबसे ज्यादा अधात्विक गुण। अधात्विक गुण कह रहा है, इधर अधातु होता है, इधर धातु, अब बीच में उपधातु होता है, बीच में उपधातु होता है जिसकी संख्या 7 है। बीच में उपधातु होता है जिसकी संख्या कितनी है चला, 7 है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। तो लिथियम हो गया सबसे कम अधात्विक गुण होगा, ये सबसे ज्यादा धात्विक गुण इसमें होगा, अधात्विक गुण सबसे कम। तब बेरिलियम उसके बाद हो जाएगा, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन इज द राइट आंसर। इधर जो है वो अधातु है, इधर धातु है, इन दोनों को बांटने के लिए उपधातु का यूज करते हैं और उपधातु की संख्या 7 है। बोरोन कौन कौन है, बोरोन पूछता है, बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेलुरमीन है और पोलिनियम है। देख लो 3 और 4 7, बोरोन सिलिकॉन। कहेगा उपधातु की संख्या कितनी है, 7। उपधातु की संख्या कितनी है, 7। उपधातु की संख्या कितनी है, 7। इधर वाला धातु है, इधर वाला अधातु है, इधर वाले में अधात्विक गुण ज्यादा होगा, इधर वाले में अधात्विक गुण कम होगा। आंसर लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। मेरे दोस्त, जीवन में एक रूटीन होता है कि हमको ये काम करना है, मतलब करना है। वक्त तो बीत ही जाएगा, ये महीना भी बीत जाएगा, अगला महीना भी बीत जाएगा, फिर अगला महीना आपका एग्जाम भी आ जाएगा, वक्त बीत जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हम पढ़ लेंगे, हम कर लेंगे, हो जाएगा, वो कभी नहीं होना है। आपको करना पड़ेगा। ये फिक्स है कि 26 में गुरुजी आ रहे हैं, 26 में आके हमको पढ़ लेना है। ये अगर फिक्स रूटीन आप बना लिए, या कोई भी टीचर, या आप घरे पे बैठ के पढ़ते हैं तो 9 बजे पढ़ना है, मतलब 9 बजे बैठ जाना है, तब होगा। और नहीं तो चला क्या होगा, वक्त है बीत जाएगा। वक्त जब बीत जाएगा तो फिर बहुत पछताइएगा। आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, वाह बहुत बढ़िया, कोई व्यक्ति दुर्घटना में हाथ की दोनों बड़ी हड्डियां अपने स्थान से हट गई है, निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है? बताओ है, बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। हड्डी को हड्डी से जोड़ना है तो स्नायु टूट गया है, कंकाल पेशी टूट गया है, कंडरा टूट गया है। हड्डी को हड्डी से जोड़ना है, कह रहा है दोनों हड्डियां हट गई है, अस्थियां अपने स्थान पर से हट गई है, इसका मतलब स्नायु टूट गया है। आंसर हो जाएगा लिगामेंट टेंडन, आप पढ़े होंगे। पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस, हो राजा, पाचन के दौरान जो जठर रस होता है वो अम्लीय होता है, और अम्लीय उदर में भी जो जन्म लेता है, उदर में भी जो अम्ल का श्रवण होता है वो है HCl, वो भी अम्लीय है। और अम्लीय आपको पता होना चाहिए दोस्त मेरे कि 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, और 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 होगा तो उदासीन हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा। जठर रस कह दे, पेट का अम्ल कह दे, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर।
हाँ 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 हाँ, 7 से कम इज द राइट आंसर, क्योंकि ये अम्लीय होता है। एंड कोशिका के बारे में सही कथन चुनिए। इन्हें आइए ना, कहाँ जा रहे हैं? कोशिका के बारे में सही कथन चुनिए, चुन लेते हैं, रुकिए ना। सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, एक अंग की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, एक उत्तक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। देखिए, ये हमेशा हम बोले हैं कि एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, और अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। हमारा सब अंग अलग अलग है, लेकिन उत्तक सेम है, अंग बनता है। उत्तक जो होता है वो समान होता है, और अंग जो होता है मेरी जान वो अलग अलग होता है। याद रखना, उत्तक समान होता है और अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। आंसर बता दो अब जल्दी से, क्या हो जाएगा? एक उत्तक की कोशिकाएं संरचना में समान होती है। सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा। कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। कहते हैं एक उत्तक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है, उत्तक समान होता है, लेकिन अंग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एमिनो एसिड से प्रोटीन, प्रोटीन से उत्तक, यानी जिसको आप बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, और उत्तक से बनता है अंग। जल्दी बता, उत्तक से क्या बन जाता है? अंग बन जाता है, और उत्तक हर जगह समान होता है, अंग जो होता है वो अलग अलग होता है। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। आज की कार्रवाई यहीं तक है। और मेरे दोस्त, आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया 8 टाइप करें, अच्छा नहीं लगा तो 9 टाइप कर दीजिए। अच्छा नहीं लगा मेरे दोस्त तो 9 टाइप कर दीजिए। उसके बाद एक चीज और, ये बात चला, हम बार बार कह रहे हैं, मैथ 10:30 बजे रात में होता है। बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, आप एक बार पढ़ के देखिए, निराला सर पढ़ा रहे हैं, पढ़िएगा तो आपको बहुत ही ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन प्रॉपर वे में बैठ के पढ़ना होगा। हमारे चैनल पे फालतू की बकथोती करना अलाउड नहीं है, हमारे चैनल पे किसी भी प्रकार का उल्टा पुल्टा करना अलाउड नहीं है। तो जो भी टीचर करेंगे वो सिर्फ कंटेंट आपको देंगे, कंटेंट के अलावे कुछ नहीं देंगे। जो भी टीचर आएंगे वो सिर्फ कंटेंट देंगे, कंटेंट के अलावे कुछ नहीं देंगे। इसलिए अगर आप कर सकते हैं तो 10:30 बजे रात में मैच जरूर कीजिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो एग्जाम देने वाले हैं इस बार बीपीएससी टीआरई का? देखिएगा, ये जो लोग होंगे वही लोग बीपीएससी टीआरई का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, या 3.0 या 4.0 में। और अगर आप पटना में हैं, अगर आप मेरी जान पटना में हैं तो कृपया 1 टाइप करें। और अगर आउट ऑफ पटना है तो 2 टाइप करें। वही बच्चे टाइप कीजिएगा जो बीपीएससी टीआरई का इस बार एग्जाम दीजिएगा 3.0 या 4.0। अगर आप पटना में हैं तो 1 टाइप कीजिए, 2 पटना में नहीं है तो आउट ऑफ पटना है तो 2 टाइप कर दीजिए। और फिर कल मिलेंगे 6:20 से 25 मिनट के बीच में। थोड़ा सा चला 5 से 6 में क्लास रहता है तो थोड़ा 5 मिनट लेट हो जाता है। हमरे से क्यों कंप्लेन आपका रह सकता है कि सर आप लेट आए हैं, बाकी कोई कंप्लेन नहीं रह सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच। बिना आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुरंत आपका करंट अफेयर 7 बजे से है, 9 बजे से जीके जीएस है, और 10:30 बजे से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथ पेपर है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।